हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले क्लास के वीडियो में आप लोगों को मैंने 1 से 200 के बीच में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो साइंस के बताए थे, तो उसका जो है अगला वीडियो में कि एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है। कह रहा है कि एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है तो शून्य होता है। एक वृत्तीय पथ का विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। मतलब कोई भी आदमी या कोई भी चीज़ जो है अगर किसी वृत्त के तरफ चारों तरफ अगर घूम रहा है और जहाँ से वह स्टार्ट किया और वहाँ दोबारा वह वापस रिटर्न आ जाता है तो उसमें उसका विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर पर आवर का समतुल्य गति कितना होगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर का जो है समतुल्य गति अगर मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तो 72 गुने में 5/18 कर देंगे। ठीक है, 5/18। तो इसको काटेंगे, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, यानी क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन d समानुपाती t स्क्वायर है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो किसी वस्तु का विस्थापन d समानुपाती t स्क्वायर है तो उसका त्वरण क्या होगा? एक समान होगा। यदि किसी वस्तु का विस्थापन d समानुपाती t स्क्वायर हो तो उसका वेग होगा क्या होगा? तो समय के समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण हो जाता है। यानी कोई वस्तु अगर मतलब कोई भी जो है कार अगर चल रही है या गति में है तो उसमें एक ब्रेक लगाने से जो है उसका त्वरण क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है, मतलब घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी निगेटिव हम बोल सकते हैं कि उसका त्वरण हो जाता है। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो गाड़ी की जो है दूरी को पता करने के लिए ओडोमीटर, जैसे कोई भी गाड़ी कितना दूरी तय किया है तो उसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह जो है अगर गाड़ी जितना डिस्टेंस कवर करता है और किस स्पीड से कवर करता है तो उसके स्पीड को पता करने के लिए जो है स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है। तो समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होती है? केंद्र के तरफ होती है। समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा जो है केंद्र की तरफ होती है। विस्थापन समय ग्राफ में हमें क्या पता प्राप्त हो सकता है? विस्थापन समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? तो चाल का पता लगता है। ठीक है। वेग समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? तो वेग समय ग्राफ से हमें विस्थापन और त्वरण ये पता चलता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी एफ अपॉन में एरिया होता है। ठीक है, एफ अपॉन में एरिया होता है। तो एफ का जो है ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है क्या? मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए जो है इसका क्या हो जाएगा? दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ब्रह्मांड में उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। दो मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो कोई भी वस्तु मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो वह समान त्वरित गति का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर कितना होगा? 60 किलो ही होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु या जीव का जो है अगर द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर जितना भी हो, जितना केजी हो, उतना ही जो है चंद्रमा पे भी होता है। मतलब द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी हर जगह चंद्रमा पर जो है जितना होगा उतना ही पृथ्वी पे होगा। तो द्रव्यमान जो है बदलता नहीं है। ठीक है। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम है। ठीक है, भार जो है 36 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो 6 किलोग्राम हो जाएगा। तो जैसे पृथ्वी पर अगर 36 किलोग्राम है तो उसका 1/6 जो है, यानी 36 का 1/6 अगर निकालते हैं तो उतना जो है चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है
तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उसका पृथ्वी पर भार जो है 98 न्यूटन होगा। ठीक है, और भार का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, बल का भी ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा, तीनों का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात उसका विस्थापन होगा, क्या होगा, तो 1r होगा, यानी कि 1 रेडियस होगा। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, तो h इक्वल टू हो जाएगा u²/2g। अब अगला है बल एवं गति के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बल का एसआई मात्रक आप लोगों को पता ही होगा, न्यूटन होता है। बल हो या भार हो, ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो गति का दूसरा नियम जो है संवेग से संबंधित है, और दूसरे नियम से ही जो है हमें बल का जो है सूत्र मिलता है, यानी F बराबर ma, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और वेग का जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, गति के कुल कितने नियम हैं, तो गति के जो है नियम 3 न्यूटन ने दिया था। गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ठीक है, बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है, तो बंदूक का प्रतिक्षेपण या रॉकेट का उड़ना, ये सभी जो है गति के तृतीय नियम यानी तीसरे नियम पर आधारित है। किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है, किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है, क्या संरक्षित रहता है, तो संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, किसी विलयन निकाय में संरक्षित रहता है, यानी किसी विलग निकाय में जो है संरक्षित रहता है क्या, तो संवेग संरक्षित रहता है। घर्षण बल हमेशा गति के लगते हैं, यानी घर्षण बल हमेशा जो है गति के उल्टी दिशा में लगता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और न्यूटन 1 न्यूटन यानी यहाँ बल का सूत्र से पता हमको चल रहा है। ठीक है ना, तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma। ठीक है, m इंटू में a, यानी कि a हो गया मास और a हो गया आपको, m हो गया मास, a हो गया एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो मास का जो है हो गया किलोग्राम और त्वरण का यानी a का जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, F बराबर ma 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक वस्तु में बल लगाने से उसकी डैश परिवर्तित होती है, तो किसी वस्तु में जो है अगर बोला जाए बल लगाने पर क्या होता है, तो उसके गति में परिवर्तन होता है। जड़त्व का गुण किससे संबंधित है, तो जड़त्व का गुण जो है त्वरण से संबंधित है, और त्वरण का सूत्र होता है क्या, तो v माइनस यू अपॉन में t, यानी v माइनस यू बट्टा में t होता है। v जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है और u जो होता है अंतिम वेग होता है, तो प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बट्टा में समय होता है। ठीक है, संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है, तो संतुलित बल से जो है वस्तु का आकृति परिवर्तित हो सकता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से संबंधित है, तो बल की परिभाषा जो है न्यूटन के, हालांकि वैसे क्वेश्चन में जो है मतलब प्रथम नियम से संबंधित है, यानी प्रथम नियम में जो है बल का परिभाषा हमको प्राप्त होता है। ठीक है ना, दूसरे नियम से जो है बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र होता है F बराबर ma, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। किसी वस्तु के वेग को दुगुना करने से उसके संवेग में क्या अंतर आएगा, तो किसी वस्तु के वेग को अगर दुगुना कर दिया जाएगा तो संवेग क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, बल बट्टा त्वरण से हमें क्या प्राप्त होता है, तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। और ये कैसे पता चला, तो बल के सूत्र से, यानी बल का F बराबर होता है क्या, ma, यानी मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। तो अगर द्रव्यमान का सूत्र निकालना होगा तो द्रव्यमान बराबर होता है क्या, बल बटा में त्वरण। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं।
एक ऐसा गुण जिसमें कोई वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। किसी पिंड का जड़त्व डैश पर आधारित है तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। किसी पिंड का जड़त्व जो है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, ठीक है, तो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या होगी, त्वरित होगी, यानी कि त्वरण में है, मतलब गति में है। और रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। रॉकेट जो है किस नियम पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। और रॉकेट का उड़ना जो है गति के तीसरा नियम पर आधारित है, ठीक है। अगला है गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसी वस्तु का पृथ्वी की तरफ गिरना किस बल के कारण होता है, यानी कोई वस्तु जो है अगर ऊपर की तरफ फेंके और वह नीचे की तरफ गिर गया तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर एक बल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अगला है गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को जो है न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.673 गुने में 10 के पावर -11। 6.673 गुने में 10 के पावर -11। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना होता है, तो जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो बस उसका 6 गुना हो जाएगा पृथ्वी पर जो है, यानी 30 kg अगर पृथ्वी पे है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 5 kg। तो अगर 5 kg चंद्रमा पे है तो उसका जो है यानी छठा भाग जो है मतलब 6 गुना भाग जो है किस पे आ जाएगा, यानी एक वस्तु का चंद्रमा पर भार अगर 5 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, तो 30 kg हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो दाब का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब दाब का ऐसा मात्रक कैसे पता चला, तो दाब बराबर होता है यानी कि P से प्रेशर बोलते हैं, तो P इक्वल टू होता है बल बटा में क्षेत्रफल, ठीक है, यानी F बटा में एरिया, ठीक है। और F का क्या हो गया, न्यूटन हो गया, यानी कि फोर्स का हो गया न्यूटन बल का, और एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो यही जो है न्यूटन बटा में क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। दबाव का ऐसा मात्रक क्या होता है, या दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तब पास्कल होता है। दबाव को ही दाब कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है, तो किसी वस्तु का तैरना जो है उत्प्लावकता का नियम पर आधारित है। और उत्प्लावकता का नियम जो है बोला जाए तो आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। उत्प्लावन बल का सिद्धांत भी जो है आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो पानी का अपेक्षित घनत्व 10 के पावर क्यूब किलोग्राम मीटर के पावर -3 होता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। उत्प्लावकता का नियम भी जो है आर्किमिडीज ने ही दिया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत में जो है उत्प्लावकता का नियम प्राप्त होता है। किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है, तो पास्कल के नियम से। किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है, तो पास्कल के नियम से। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के सतह से अगर ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। आप पृथ्वी की सतह पर रहेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घटता है। द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान क्या होता है, तो द्रव के अंदर जाने पर जो है दाब यानी प्रेशर जो है वो बढ़ता है। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, तो घटता है। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है विषुवत वृत्त पर जो है हमेशा क्या होता है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम अगर बोला जाए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे न्यूनतम कहाँ पे होता है, तो विषुवत वृत्त पर होता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है यदि
दोनों पिंडों के द्रव्यमान उसके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो F/4 हो जाएगा। ठीक है, संबंध F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है G(m1m2) ऐसे करके लिखा जाता है, G(m1m2) अपॉन में d² में राशि G होगा। तो G का मतलब कैपिटल G जो होता है वो प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक होता है। ठीक है, प्रकृति का जो है सार्वत्रिक नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या दर्शाता है, तो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, वायुमंडल जो है पृथ्वी से जकड़ा हुआ है किसके वजह से, तो गुरुत्व बल के वजह से वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो है क्या होता है, तो शून्य होता है। r त्रिज्या का पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है और जल में डुबाने पर उसका भार केवल 8 न्यूटन है, तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना होगा, तो 8 न्यूटन ही होगा। कार्य एवं ऊर्जा के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यानी पहले आप लोग बता चुके हैं, कार्य हो, ऊर्जा हो या उष्मा हो, तीनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होगा, तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य होगा, शून्य होगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो mgh होगा। अब वैसे mgh जो है फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का जो है mgh होता है, यानी कि द्रव्यमान, गुरुत्वीय स्थिरांक और ऊंचाई होता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को कहते हैं तो स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का ही फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, उसके बाद 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, 1 वाट, वाट जो होता है किसका ऐसा मात्रक होता है, शक्ति का, यानी कि पावर का। तो P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, P इक्वल टू होता है P इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, और वर्क जो हो गया कार्य, तो कार्य का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड। तो इसीलिए अगर 1 वाट है, यहाँ P यानी कि पावर, शक्ति है, 1 P है, तो कार्य का ऐसे मतलब जूल, तो 1 जूल हो गया। अब बट्टा में जो है समय का जो है 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, टाइम के जगह मतलब टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। और 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 गुने में 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलो वाट आवर। 1 यूनिट का अर्थ होता है मतलब 1 किलो वाट आवर। एक हीटर की घोषित शक्ति 1000 वाट है और 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी, तो 10 यूनिट। ठीक है ना, 10 यूनिट जो है, एक हीटर की घोषित शक्ति 1000 वाट है, तो 10 घंटे में वह कितने ऊर्जा उपयोग करेगी, तो 10 यूनिट। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, शून्य होगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर होता है अचर। और वैसे डायरेक्ट अगर बोला जाए तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, या कार्य के अगर सूत्र के अनुसार बोलेंगे, ठीक है ना, कार्य के सूत्र के अनुसार, तो कार्य का सूत्र जो होता है यानी कि वर्क इक्वल टू होता है Fs cos थीटा। ठीक है, Fs cos थीटा। ठीक है, cos थीटा।
तो वर्क, ये W मतलब वर्क हो गया, और F हो गया बल, और S हो गया यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो Fs cos थीटा हो गया, ठीक है। अब इससे जो है क्या होगा, तो F का हो गया न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट आया है S, तो उससे आ गया हमारा मीटर, तो इसीलिए इसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और कार्य का वैसे मात्रक जूल होता है। सामर्थ्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो सामर्थ्य यानी शक्ति बोला जाता है। शक्ति को का ऐसा मात्रक होता है वाट। अगर शक्ति का फॉर्मूला के अनुसार बोले तो उसका जूल हो जाता है, ठीक है ना। P इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम होता है, तो जूल पर सेकेंड या डायरेक्ट जूल भी बोला जाता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को अगर बोला जाए तो ऊर्जा, और कार्य करने की दर को बोला जाए तो शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, और कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। 1/2 mv² क्या होता है, मतलब किसका मात्रक होता है, 1/2 mv² जो है गतिज ऊर्जा का होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ke, ठीक है। तो ke बराबर होता है 1/2 इंटू में mv², ठीक है, mv²। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी को चाबी देने से किस ऊर्जा का संग्रह करते हैं, मतलब घड़ी में अगर चाबी देते हैं तो कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है, तो स्थिति ऊर्जा। और जैसे ही घड़ी अगर चलने लगी तो वह किस प्रकार का ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है और उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की ओर गिर रही है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। यदि कोई पिंड पृथ्वी के ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसके संपूर्ण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो जैसे ही किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसके संपूर्ण ऊर्जा में जो है मतलब नियत रहेगा यानी स्थिर रहेगा, ठीक है। अब शक्ति किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो शक्ति जो है वो अदिश राशि है। शक्ति जो है वो अदिश राशि है। सदिश राशि में जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपको क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। उसी तरह अगर बोला जाए द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, ये सब जो है आपको अदिश राशि है। जूल के स्थान पर किसी मात्रक का प्रयोग कर सकते हैं न्यूटन मीटर के रूप में। फॉर्मूला के अनुसार अगर बोला जाए तो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। जूल के स्थान पर किसी मात्रक का प्रयोग कर सकते हैं न्यूटन मीटर। क्योंकि न्यूटन मीटर कैसे आया, तो ये जो है जूल जो होता है वर्क का ऐसा मात्रक होता है, तो W इक्वल टू होता है Fs cos थीटा, ठीक है, Fs cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा जो है cos थीटा हुआ, ठीक है। अब देखिए ये F हो गया, W का मतलब जूल होता है, और F हो गया न्यूटन, ठीक है, मतलब बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, तो F हो गया फोर्स, उसका हो जाएगा न्यूटन। S हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी कि मतलब विस्थापन, तो विस्थापन का क्या हो जाता है, तो विस्थापन का हो जाता है मीटर, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। तो जूल के स्थान पे उसको हम लोग न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकेंड में करती है, तो मशीन की शक्ति कितनी होगी, तो 200 को जो है 8 से डिवाइड कर दीजिए, वही हमारा शक्ति निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि शक्ति इक्वल टू क्या होता है, तो शक्ति इक्वल टू यानी कि P इक्वल टू होता है, शक्ति को हम लोग पावर बोलते हैं, तो P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में टाइम होता है, ठीक है, वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क हमारा कितना है, 200 जूल है, ठीक है, 200 जूल है, और टाइम हमारा है 8 सेकेंड। तो इसको काटिएगा तो कितना से कट जाएगा, ये 25 से, 25 अट्ठे 200 होता है, तो इसीलिए यहाँ 25 वाट हो जाएगा। और वाट क्या होता है, तो पावर यानी शक्ति का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तब क्या परिणाम प्राप्त होता है, तो किसी वस्तु का अगर वेग दोगुना कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 गुने में mv², ठीक है। अब जो है mv², तो 1/2 गुने में m जस के तस रहने देंगे, अब v के जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है ना, 2, क्योंकि बोल रहा है वेग दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2v², 2v का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुने में m गुने में 4v², ठीक है, 4
वी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 1/2 mv² जो है कट जाएगा पूरी तरह से, और यहाँ क्या बच जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसीलिए यह 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अगला है इसमें कि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, कह रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। जो फॉर्मूला आप लोगों को 1/2 यानी काइनेटिक एनर्जी का बताए हैं कि 1/2 mv² होता है, उस पर आप पुट करके बनाइएगा तो यह दोगुना हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट में क्या होता है, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। जब कोई पिंड किसी मतलब मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा जो है क्या होती है, तो अचर होती है। यानी कोई पिंड जो है अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही है पृथ्वी की ओर तो उसका कुल ऊर्जा जो है क्या होता है, स्थिर रहता है, मतलब अचर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बांध के संग्रहित जल में कौन सा ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। और स्थितिज ऊर्जा का कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर कुर्सी पे बैठा हुआ है तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। कोई बच्चा जो है अगर मान के चलिए किसी दीवार को धकेल रहा है, ठीक है, ठेल रहा है, तो उसके अंदर भी मतलब क्योंकि दीवार तो हिल नहीं रहा है तो उसके अंदर कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसीलिए कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। कूली जो है अगर कोई मतलब सामान को लेकर के खड़ा है तो वहाँ भी जो है किस प्रकार का ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, जैसे कोई लड़का अगर मान के चलिए गोल घर पे बैठा हुआ है तो उसके अंदर भी कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। मतलब जहाँ पे कार्य नहीं अगर दिखे तो समझिए स्टेबल है, स्थिर है, तो वहाँ पे कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है। ठीक है, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है तो h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें होगी क्या होगी, तो आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, निर्वात, अब ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ध्वनि, तो निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है, 0 होता है। अगर बोला जाए कि निर्वात यानी वैक्यूम, तो वैक्यूम में ध्वनि का वेग जो होता है वो 0 होता है। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एकांक समय में होने वाली दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति बोला जाता है। और आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है, तो हर्ज होता है। और हर्ज को हम लोग एच जेड से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, मानवों में ध्वनि की श्रव्यता का औसत परास कितना होता है, मतलब मानव जो है कितना रेंज से लेकर के, कितनी आवृत्ति से लेकर के कितनी आवृत्ति तक ध्वनि को सुन सकता है, इसके बारे में बताया है। तो वह जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20 किलो हर्ट्ज तक जो है वो सुन सकता है ध्वनि को जो है। ठीक है ना, मतलब औसत सुनने की परास जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। एकांक क्षेत्र से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। बाहरी कान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाहरी कान को कर्ण पल्लव कहा जाता है। ठीक है, किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, तो ध्वनि को गुजरने के लिए जो है माध्यम की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि कहाँ पे गुजरता है, तो ठोस के अंदर। ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा स्टील के अंदर जो है ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, अगला है ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि हो गया या समुद्र के अंदर विस्फोट हो गया या स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है वो सारा जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, या अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग भी उसको बोलते हैं। ठीक है, मानव कान के किस भाग में द्रव भरा रहता है, यानी मानव के कान के अंदर किस भाग में द्रव भरा रहता है, तो कर्णावर्त में द्रव भरा रहता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो होती है वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो होती है वाट प्रति मीटर स्क्वायर होती है। कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत किस तरंग में होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। ठीक है, सघन माध्यमों में ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है, तो सघन माध्यमों में ध्वनि की तीव्रता जो है बढ़ जाती है। आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, तो बढ़ती है। तरंग में क्या संचालित होता है, तो तरंग में जो है संवेग और ऊर्जा संचालित होता है। ध्वनि परावर्तन का उपयोग किस यंत्र में होता है,
तो ध्वनि परावर्तन का उपयोग जो है बाधा का पता लगाना और नेविगेशन शामिल होता है इसमें, ठीक है। धातु की भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो चंद्रमा की गति क्या होगी? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, तो चंद्रमा की गति जो है आवर्त गति कहलाएगी। किसी गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न हो सकती है? तो किसी गैस के अंदर जो है अगर बोला जाए तो केवल अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसमें क्वेश्चन होना चाहिए कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, ठीक है। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें कौन सी होती है? तो पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है वो अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में, ठीक है। स्वर एक ऐसी ध्वनि है, तो स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। और सोनार का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हम बीमार क्यों होते हैं? अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यानी कि यहाँ पे डिजीज से संबंधित जो भी है यानी कि रोगों से संबंधित उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है, यानी कि अगर दूषित जल है पीने वाला जल तो उससे फैलने वाला रोग जो है वो कौन सा रोग है? तो हेपेटाइटिस रोग है। शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह रोग से जो है अग्नाशय जो है प्रभावित होता है, मतलब हमारे शरीर का जो है अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज कहा जाता है वह अंग प्रभावित होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है घेघा, और यह मेनली जो है गले के अंदर होता है, ठीक है ना। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग जो है। जानते हैं विटामिन सी को जो है केमिकल नेम जो होता है उसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण जो है लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। बीसीजी, अब बीसीजी जो है बैसिलस कैलामाइट ग्यूरिन उसको बोला जाता है, बैसिलस कैलामाइट ग्यूरिन। टीके का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस रोग को दूर करने के लिए किया जाता है? तो टीबी को यानी कि तपेदिक को, टीबी को ट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। कॉलेरा किसके कारण होता है? तो कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होता है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को यानी यकृत को प्रभावित करता है। टिटनस कौन सा रोग है? तो टिटनस जो है वो जीवाणु से होने वाला रोग होता है, ठीक है। डिप्थीरिया कौन सा रोग है? तो संक्रामक रोग है। टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो टाइफाइड जो है सैल्मोनेला जीवाणु की वजह से होता है टाइफाइड, ठीक है ना। सैल्मोनेला जीवाणु की वजह से होता है। रेबीज का वाहक है, रेबीज जो है विषाणु की वजह से होता है। प्राकृतिक संपदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नवीकरणीय संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो मतलब आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला होता है उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो लाइकेन जो है पत्थर में पाए जाते हैं, और कवक, इन दोनों से मिलकर के लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषक का सूचक होता है। क्वेश्चन पूछता है कि वायु प्रदूषक का सूचक किसे कहा जाता है? तो लाइकेन को कहा जाता है। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक गैस कौन सा है? तो शुक्र ग्रह का मुख्य घटक गैस जो है वो CO2 है। ओजोन परत कहाँ उपस्थित होता है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल की ऊपरी परत में उपस्थित होता है। ओजोन का सूत्र जो है वो होता है O3, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो डॉप्सन का प्रयोग करते हैं।
पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो वायुमंडल का सुरक्षा कवच जो है O3 को, यानी कि ओजोन को कहा जाता है। O3 को ओजोन के नाम से भी जानते हैं, मतलब क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी गैस है कौन सा? तो CO2 होता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जल चक्र का संचालन मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? तो वाष्पन के द्वारा होता है। जल चक्र का संचालन मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? वाष्पन के द्वारा होता है। जैव मंडल में पोषक तत्वों एवं पदार्थों का प्रवाह कौन सा है? तो चक्रीय है। ठीक है, जैव मंडल में पोषक तत्वों या पदार्थों का प्रवाह जो होता है वो चक्रीय रूप में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन सा है? तो दलहन पौधों के जड़ों में जो है ना राइजोबियम जीवाणु होता है, वही जो है राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिसके वजह से जो है दलहन फसलें जो भी होती है वो प्रोटीन युक्त होती है। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। खाद्य संसाधनों में सुधार, तो दलहन फसल से खेत को प्राप्त होता है क्या? नाइट्रेट। दलहन फसल से खेत को प्राप्त होता है नाइट्रेट। फल सब्जियों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में फल एवं सब्जियों के विकास का अध्ययन किया जाता है। जून से अक्टूबर के मध्य फसल उगाए जाते हैं कौन सा? तो खरीफ। खरीफ पौधों में पोषकों की आपूर्ति किसके द्वारा होता है? तो पौधों में पोषकों की आपूर्ति जो है वो मृदा के द्वारा यानी मिट्टी के द्वारा होता है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई थी? तो श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन में जो है श्वेत क्रांति आई थी। ठीक उसी तरह जो है अगर बोला जाए अनाज के लिए जो है गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है कौन सी क्रांति आई थी? तो हरित क्रांति आई थी। मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई है? तो नीली क्रांति। यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, उसी तरह अगर बोला जाए अंडा के उत्पादन से तो रजत क्रांति। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्यों एक अच्छा उद्यम माना जाता है? तो शहद का सर्वत्र उपयोग होता है। मधुमक्खी पालने से जो है शहद का सर्वत्र उपयोग होता है। कुक्कुटों के आहार में आवश्यक अवयव कौन से होते हैं? तो कुक्कुटों के आहार में जो है आवश्यक अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जिस नियत ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है अम्ल को जल द्वारा तनु करना। ठीक है, अम्ल को जल द्वारा तनु करना। रासायनिक अभिक्रिया है तो पेट्रोल का जलना जो है रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में किसका अवशोषण होता है? तो प्रकाश का अवशोषण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है अपकरण ऑक्सीकरण दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में अपकरण एवं ऑक्सीकरण दोनों होता है। जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है तो 2:1 होता है। जल का अपघटन होने पर विद्युत अपघटन होने पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है 2:1। फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर का जो है सूत्र होता है Ag और ब्रोमाइड का होता है Br। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी इसको बोलते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है यानी Au। ऑरम, Au जो है ऑरम होता है। ऑरम मतलब सोना। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या अपरिवर्तित रहता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। वसा युक्त पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवकारक है H2S। ठीक है, H2S जो है अवकारक है
भोजन का पचना एक अभिक्रिया है। किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के गलने पर जो है जल का बनना जो है भौतिक परिवर्तन है। 4NH3G प्लस 5O2G प्लस मतलब से अभिक्रिया करके 4NOG प्लस 6H2O उदाहरण है किसका? तो उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया का है। उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया का है। Na2SO4 प्लस BaCl2 ठीक है से अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl अभिक्रिया। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है। तो तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम एवं नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अम्ल एवं क्षार एवं लवण, तो अम्ल है, अम्ल जैसे H2SO4 जो है अम्ल है, ठीक है, H2SO4 अम्ल है। KOH जो है एक भस्म यानी क्षार है, KOH क्षार है। CaOH2 जो है भस्म है यानी क्षार है, भस्म को ही क्षार बोला जाता है। MgCl2 है तो लवण है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बोला जाता है लवण। जल में घुल जाने वाले भस्म को कहते हैं क्षार। जल में घुल जाने वाले भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। कौन सा लवण रवा जल के साथ नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा, ठीक है, यानी खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा कहा जाता है। 4 pH वाला विलयन होता है अम्लीय। नीले लिटमस को लाल कर देने वाला विलयन का pH मान होता है 6, यानी 7 से जैसे ही pH वैल्यू pH स्केल पे जो है 7 से जैसे ही पीछे की तरफ यानी कि 0 की तरफ आएगा तो वह अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर यानी 14 की तरफ जाएगा तो वो क्षारीय होगा। लाइम जूस है तो प्रकृति में अम्लीय होता है। लाइम जूस जो होता है वो प्रकृति में अम्लीय होता है। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल होता है तो सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मानव पेट में पाया जाने वाला अम्ल होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है HCl को। pH की सही परिभाषा होती है तो -log H+ होता है। उदासीन विलयन का H+ का मान होता है 10⁻⁷ m। बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोला जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र H2SO4। किसी विलयन का pH मान बढ़ाने से H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? घट जाती है। यानी किसी विलयन का pH मान अगर बढ़ा देते हैं तो उसका जो है आयन की सांद्रता जो है घट जाती है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। HCl है तो HCl जो है वो प्रबल, ठीक है, ऑल फैक्ट्री सूचक नहीं है। फिनोफ्थलीन जल का अस्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो Na2CO3 जल का अस्थायी खारापन दूर करने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? तो Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH वैल्यू संभवतः क्या होगा? 10 होगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो इस विलयन में क्या होता है? HCl होता है। लिटमस विलयन सामान्यतः स्थिति में किस रंग का होता है? तो लिटमस विलयन सामान्य स्थिति में जो है वो बैंगनी रंग का होता है। कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो मेथनोइक अम्ल के। नेटल पौधों के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो मेथनोइक अम्ल के स्राव से जो है होता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? यानी मधुमक्खी अगर काट लिया जाए तो सिरका का जो है मतलब उस पर अगर लेप चढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होगा? आराम मिलता है, ठीक है। किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूल करके मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं?
तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है क्या होता है कि पावरोटी या केक फूल करके मुलायम और स्पंजी हो जाता है। किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकता है? तो 373 केल्विन पर। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकता है या बन जाता है? तो 373 केल्विन। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है और किसके विलयन को अधिक के में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम होता है? कह रहा है कि कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? तो जल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है।